समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर एक बार फिर हाजिर है। शेखर, ये हफ्ता भी पिछले वीकेंड से ही काफी कुछ चल रहा है न्यूज में। हाँ, कई बड़ी हेडलाइंस। इस बार तो हेडलाइंस जुडिशरी ने चुरा ली जी। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले से नहीं। कुछ और ही कहानी शुरू हो गई। हालांकि शुरू तो ये होली से हुई थी, लेकिन खबर उसके 5-6 दिन के बाद है। एक्चुअली 2 खबरें हैं दुनिया में जो शुरू हुई करीब होली के दिन 14-15 को, लेकिन खुली 5-6 दिन के बाद अराउंड द सेम टाइम। और दोनों आप सोचिए कि कोई 12,000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर। तो एक तो हमारे यहाँ ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा वाली कहानी हुई, कांड हुआ, और दूसरा अमेरिका में वो जो सिग्नल चैट लीक हुई। दोनों 11 से 15 तारीख तक हुए कांड और लीक होते होते बाहर आते आते 5 दिन लग गए। तो ये एक तरह का एक कोइंसिडेंस है, कोई कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। शेखर, हमारे दर्शक भी काफी स्मार्ट है। दोनों ही मुद्दों पे हमें सवाल आए हैं। पहले भारत से शुरुआत करेंगे। ये हमें दरअसल पिछले हफ्ते के पोस्ट पे सवाल आए थे, लेकिन चूंकि उस हफ्ते तभी हमने उससे पहले शूट कर लिया था तो हम ये सवाल ले नहीं पाए थे, तो अभी लूंगी। आशीष सिंह पूछ रहे हैं कि हाल ही में हुई घटना को देखते हुए जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर घर पर रिपोर्टेडली बड़ी मात्रा में कैश पाया गया था, इनकम टैक्स रेड के दौरान नहीं बल्कि फायर सेफ्टी रिस्पॉन्स के दौरान, ये न्यायपालिका की इंटेग्रिटी के बारे में जनता की धारणा को कैसे प्रभावित करता है, खासकर ऐसे देश में जहां लोअर कोर्ट्स में भ्रष्टाचार को पहले से ही सिस्टमिक मुद्दे के रूप में देखा जाता है। क्या इस तरह का खुलासा हायर जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास को और कम करता है, और ये टॉप पर जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कहता है? देखिए, आपका जो सवाल है ना, इसके जो बाकी के सारे 4 एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उन सबका जवाब हाँ है। ये क्रेडिबिलिटी खराब करता है, लोगों का जो शुबा है जजों के ऊपर वो बढ़ाता है। लोगों को ऑलरेडी लगता है कि लोअर कोर्ट है, वहाँ बहुत गड़बड़ होती है, तो इसका मतलब हायर कोर्ट में भी होती है। और एक कुछ ऐसी हवा भी है कि सब चोर हैं, सब करप्ट हैं, तो जज भी होंगे। और ये जो पॉलिटिशियन हैं वो भी इस बात को चलाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि बार बार यही क्यों कि हम करप्ट हैं, पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ये तो कोई और लोग भी करप्ट हैं। तो ये सब बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन उसमें एक सिर्फ प्रोवाइजो, एक चीज़ मैं डालूंगा कि जो कैश की बात है ना, ये कैश अभी तक किसी ने देखा नहीं। जले हुए कुछ कैश के जो बंडल हैं वो दिख रहे हैं उस वीडियो के अंदर लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि कोई कैश रिकवर क्यों नहीं हुआ। कोई रिकवर नहीं हुआ, कम से कम अभी तक पब्लिक में तो नहीं आया है। ना पुलिस के पंचनामे में कहीं लिखा है, ना फायर डिपार्टमेंट ने लिखा है। कोई ये बोले, अच्छा, हर तरह की खबर फैल रही है। अभी तो चंडू खाना बना हुआ है। चंडू खाना जानते हैं ना, जहाँ पे लोग आजकल तो चंडू खाने नहीं होते, कभी कभी जहाँ पे अफीम थोड़ी अलाउड है वहाँ होते हैं। जहाँ पे लोग अफीम, जैसे बार होती है शराब के लिए, से चंडू खाने होते हैं अफीम के लिए। तो उसमें गॉसिप बहुत होती है। एक नाम पड़ गया कि चंडू खाना की गॉसिप है। तो एक चंडू खाना बना हुआ है कि अरे नहीं, वहाँ तो आपको पता नहीं करोड़ों रुपए थे, फायर वाले उठा के ले गए, पुलिस वाले उठा के ले गए। तो पहली बात तो ये कि हर जगह आजकल कैमरे लगे होते हैं, तो किसी का उठा के ले जाना ऐसा संभव नहीं है कि किसी को न मालूम पड़े। दूसरी बात, वो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर के बाहर जो 24/7 पहरा था वो भी दिल्ली पुलिस का था, या सीआरपी का होगा, वो भी दिल्ली पुलिस के अंडर काम करते हैं। और फिर ये कि अगर ले जा भी रहे हो तो एक आदमी अपने पॉकेट में कितने पैसे ले जा सकता है? अच्छा, पॉकेट नहीं, कहीं से रात में 3 बजे 4 बजे कहीं से कोई थैला झोला भी ले आए, फिर भी कितने ले जा सकता है? ये मैंने कैलकुलेट किया चैट जीपीटी पे जाके। हम आपको दिखाएंगे भी, अगर आपको स्क्रीन पर दिख जाए कि 1 करोड़ रुपया, 10 बिलियन रुपीज़, अगर 500 के नोट हो तो 20,000 नोट हो जाते हैं। तो कितना वेट होगा? तो उसका चैट जीपीटी ने बोला कि
1 करोड़ का 20 किलो, 1 करोड़ का 20 किलो, तो 20 किलो करीब वेट होता है जब आप जाते हैं ना न्यूयॉर्क अमेरिका, और वहाँ से खूब शॉपिंग करके आते हैं अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, भांजे भतीजे सबके लिए, जिसके बिल आते हैं सबके लिए, तब मिला के आपका सूटकेस 20 किलो का होता है जी। तो 1 करोड़ में वो इतना बड़ा सूटकेस खचाखच भर के, और उसके बाद आप देखिए कि कोई कह रहा है 15 करोड़, कोई कह रहा है 20 करोड़, तो इसमें कुछ पैसा तो रिकवर होना चाहिए था। अभी तक, अब हो सकता है कि हुआ हो, बात अभी बताई ना हुई गई हो, क्योंकि जो दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनको सबसे पहले इंक्वायरी के लिए बोला था, क्विक इंक्वायरी के लिए, उन्होंने जो अपनी चिट्ठी लिखी है मुख्य प्रधान न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे पुलिस कमिश्नर से बात हुई तो ये बताया, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें काटी हुई हैं जिसको हम कहते हैं रिडैक्टेड है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक में आए, लेकिन उन्होंने बताई होंगी चीफ जस्टिस को, रिलीज़ करने से पहले उसको रिडैक्ट कर दिया गया है। तो देखते हैं वो क्या है, लेकिन अभी तक पैसे की रिकवरी कहीं नहीं है। तो ये इन फेयरनेस, क्योंकि वो भी एक जज हैं, उनकी भी रेपुटेशन है, उनका भी परिवार है, तो सबके साथ फेयरनेस में बात करनी पड़ेगी कि अभी पैसा रिकवर नहीं हुआ है जी। अभी, लेकिन बात हवा खूब है। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि वो जो मोर नाचा था वो रात में ही नाच के जब आग लगी हुई थी, और जो अभी एविडेंस है वो सिर्फ वो वीडियो है जिसमें कुछ बंडल नोट के जल रहे हैं। जी। अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा है। शुभम पराशर पूछ रहे हैं कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में करीब 15 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त कार्रवाई करेगा? और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार में एनजेएसी बिल को फिर से लाने का विल है? ये भी हमें पिछले हफ्ते आया था सवाल सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी से पहले। देखिए, आपकी बात, फिर आप मुझे पहले वाले सवाल के जवाब में ले गए, क्योंकि 15 करोड़ किसने देखा है? ये 15 करोड़ अब फैल गया, और मुझे तो ये ताज्जुब है कि 15 करोड़ पे रह गई ये बात, क्योंकि हमें तो इस शहर में आदत पड़ गई थी 1,76,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 3 लाख करोड़ का कोल स्कैम, 1 लाख करोड़ का कुछ और स्कैम, तो 1 लाख करोड़ से कम तो हम बातें ही करते। ये तो केस फिर भी लोग 15 करोड़ पर रुक गए, लेकिन फिर अगर वही कैलकुलेशन लगाएं कि 20 किलो का 1 करोड़, और 20 करोड़ दबा के पैक करके सूटकेस में उसके ऊपर बैठ के आप बंद करते हैं ना, जब अमेरिका से आते हैं शॉपिंग करके या कहीं से भी आते हैं शॉपिंग करके, तो घर में बच्चों का फ़ायदा तभी होता है जब सूटकेस बंद करना होता है और सामान ज़्यादा होता है कि ऊपर बिठा दो बंद करने के लिए। तो उसके बाद 20 किलो, तो अगर 1 करोड़ 20 किलो का बड़ा सूटकेस होगा तो 15 करोड़ का मतलब 15 सूटकेसेस। तो इतनी जगह थी वहाँ पे, इतने बोरे थे वहाँ पे, तो किसी ने 15 करोड़ नहीं देखा है। ये ज़रूर है कि लोगों ने कहा है कि बहुत पैसा था और बहुत नोट जल गए क्योंकि वहाँ आग लगी हुई थी, और नोट जलते हुए नज़र भी आ रहे हैं, जो कि वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया है। ये सच्चाई है। उस कमरे में उनकी लिकर की शराब की बोतलें भी रखी हुई थी, जो इस आग में जली हैं और फटी हैं। और शराब में तो आपको मालूम है कितनी अल्कोहल होती है, 40-45% तो विस्की, रम, जिंट, वोडका में होती है। बियर वगैरह के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होती है, किसी में 3%, किसी में 9%, 8%, तो हर चीज़ में अल्कोहल होती है जो जलती है। तो सब चीज़ से आग वहाँ बढ़ी भी। तो ये सारी बात जो है, जिसको हम कहेंगे अंग्रेज़ी में, बहुत मर्की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि धुंधली है, क्योंकि धुंधली में मर्की का मतलब नहीं आता, मुझे ठीक उसका शब्द समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मर्की में एक नेगेटिव सेंस भी होती है जी। कि जिसमें एक ये शक वाली बात, शुभे वाली बात है। शिखर, इन्होंने एनजेएसी के बारे में पूछा। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है, तो वो भी ले लेती हूँ साथ में। अर्जुन मलिक बोल रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 2014 में संसद द्वारा पारित नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का उल्लेख करते हुए कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को रद्द नहीं किया होता तो चीज़ें अलग होती। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसे कैसे होता। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी है जिसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, आपने वो क्रिकेट का कभी
कैंपेन ही आपको याद, जब कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा था, मौका मौका, एक गाना बना था पाकिस्तान से, मौका मौका, फिर वो बहुत हिट हो गया था, जी। हर कैंपेन में यूज हो रहा था। तो ये पॉलिटिशियंस के लिए मौका मौका वाली स्थिति है। लेकिन अभी 2014 और अभी में बहुत फर्क है। 2014 में नई मोदी सरकार आई थी और कांग्रेस पार्टी थी, वहाँ पे ऑपोजिशन थी, तो अभी इतना पोलराइज उनका आपस में नहीं हुआ था। तो ये सारी पार्टियां इसमें इकट्ठी हो गई थी। आप देखिए कि मैंने उस टाइम लिखा भी था, एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसमें कोई भी बिल आप बिना मारपीट के पास नहीं कर सकते। हर बिल पे या वॉकआउट होता है, या शोर शराबा होता है, या हाँ करो ना करो, आयज करो नोज करो, उसमें कहते नहीं नहीं नोज ज़्यादा थे। हर किसी में शोर शराबा होता है, कोई भी चीज़ आसानी से पास नहीं होती। उस पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया बिना किसी डिस्कशन से, एक सिटिंग में और पूर्ण सर्वसम्मति से। उसका क्या मतलब था? मतलब था कि सारी पॉलिटिकल क्लास जो है वो इकट्ठी हो गई, अपने दुश्मनियां भुला के, कि हम सबको जुडिशरी के खिलाफ खड़ा होना है, क्योंकि सब जुडिशरी से तिलमिलाए हुए थे। बीजेपी वालों की अपनी समस्याएं थी, क्योंकि खास करके गुजरात में भी मोदी जी थे और उसके पहले बीजेपी की थी। लेकिन कांग्रेस को भी इस बात का गुस्सा था कि ये 2G के समय 2010, 11, 12 में जो एक स्कैम वाला जो हवा बनाई गई, 1,76,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, और उसमें बहुत डिस्टॉर्शंस भी हुई। एक दिन मैं एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, जब मेरी अपूर्वा मदद करेंगी, कि जो 10 ऐसी जजमेंट्स, 10 नहीं तो शायद मैं 5 कर दूँ और 2 पार्ट में कर दूँ, ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जिनसे इंडिया की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। उनमें से 1-2 जजमेंट्स उस समय भी आई हैं स्कैम के नाम से। जैसे कह दिया कि अभी भारत में हर रिसोर्स को आपको ऑक्शन करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है? अब आप उसी स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं कर पा रहे हो। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं ऑक्शन क्यों करना चाहिए, आप स्पेक्ट्रम तो सरकार को अलॉट करना चाहिए। फिर लोग जो रेवेन्यू अर्न करें, लोगों को पे, सरकार को पे करें, तरीका वही होना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रम की बात आप छोड़ दीजिए, वो तो एक और कहानी है। वो कहानी भी और बदल जाएगी, क्योंकि अब तो एलन मस्क तो आपके चारों तरफ आ ही गए ना, फिर यहाँ भी आएंगे। उनकी 17,000 सैटेलाइट चल रही हैं, अब क्या स्पेक्ट्रम उसके बाद में। लेकिन एक ये भी कहा गया कि हर रिसोर्स को, हर संसाधन को ऑक्शन करना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कि कोल, अब आपको बिजली बनानी है तो आपको कोयले के खदान के लिए भी पहले ऑक्शन में पैसा देना पड़ेगा। आयरन ओर के लिए आपको पहले ऑक्शन में पैसा देना पड़ेगा। फिर जब उससे स्टील बनाएंगे महंगा हो जाएगा, क्योंकि महंगा हो जाएगा फिर आप दुनिया में compete नहीं कर पाएंगे। फिर चीन से या कोरिया से स्टील सस्ता बन के आएगा, फिर आप कहेंगे बाप रे बाप मर गए, मेरा स्टील तो बहुत महंगा है, तो इसके ऊपर ड्यूटी लगा दो, टैरिफ लगा। आजकल तो ड्यूटी कोई कहते नहीं, टैरिफ कहता है। तो हमारे टैरिफ जो है स्टील के ऊपर वो तो बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जो स्टील इंडस्ट्री है उसकी प्रोटेक्शन करनी है। अब ये कहना आसान है, मैं भी कहता हूँ कि हमारी स्टील इंडस्ट्री को भी एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन हमारी स्टील इंडस्ट्री को जो आयरन ओर है उसके लिए भी ऑक्शन में पैसा देना पड़ता है। तो ये सब डिस्टॉर्शंस आ गई थी। तो कांग्रेस पार्टी भी जुडिशरी से बहुत नाराज थी जी। और उसमें जस्टिस सिंह भी थे। उन्होंने एक उस टाइम जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनको बोल दिया था कि टेल द प्राइम मिनिस्टर वी आर गेटिंग एंग्री। तो ये तो डांट थी ना प्राइम मिनिस्टर को सीधी जी। तो सब लोग वो उस समय गुस्से में थे, इसलिए सब इकट्ठे हो गए और वो बिल पास किया। वो बिल पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिसमें कि फाइनल जो अंपायर था, फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर और थर्ड अंपायर और DRS के साथ, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट था। तो उन्होंने अपने फेवर में फैसला कर लिया। लेकिन अब अगर ये फिर से बात पार्लियामेंट में आएगी तो मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूँ कि चाहे कांग्रेस पार्टी का, बाकी पार्टियों का जो भी व्यू हो, वो सब चाहती है कि हम जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल रखें। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरह से पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि तब से अब तक हमारी राजनीति देश की बहुत बदल गई है। इक्वेशंस, हमारे समीकरण बहुत बदल गए हैं, वो नहीं होने वाला है। और इस स्थिति में अब जो भी है, ये जो कोलिजियम सिस्टम है बाकी सिस्टम से बेहतर है जी। क्योंकि अब आप कहें कि जजेस के खिलाफ क्रेडिबिलिटी ख़राब है, उनके ऊपर लोग इतना यकीन नहीं करते हैं,
तो सरकारों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर कौन कितना यकीन करता है। और अभी भी पॉलिटिकल क्लास का बहुत कंट्रोल है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। अब देखिए कोलिजियम जिसको भी चुन के भेजते हैं, सरकार को जिसको रोकना होता है उसको रोक लेते हैं जी। अब जस्टिस मुरलीधर चीफ जस्टिस नहीं बने ना कोई बड़े हाई कोर्ट के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे, अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, तो जिसको रोकना होता है उसको रोक लेते हैं, और जिसको बढ़ाना होता है आपस में कुछ लेन देन होता है, जिसको बढ़ाना होता है वो लोग भी आ ही जाते हैं। शेखर, जिस दूसरी खबर के बारे में आपने बात किया था उससे जुड़ा सवाल लूँगी। सागर अग्रवाल हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि 1 से 10 के स्केल पर शेखर जी जेफरी गोल्डबर्ग से कितने जेलस हैं? अगर ग्रुप चैट में जेजी की जगह एसजी को जोड़ा जाता तो शेखर जी क्या करते? देखिए मैं तो 10 आउट ऑफ 10 जेलस हूँ, है ना, क्योंकि ये तो अल्टीमेट रिपोर्टर्स लक है जी। कि लोग ये बात कर रहे हैं आपको मिल जाए। अब बस मेरा ये कि अगर एसजी को जोड़ा जाता है तो ठीक एसजी को जोड़ा जाता। एसजी तो बहुत होते हैं, है ना, एसजी तो सोनिया गांधी भी होती है, तो और भी कई एसजी होती है, एसजी बड़ा कॉमन इनिशियल से, तो मुझे जोड़ा जाता है, तो चाहे मैं इंडिया में ही होता मुझे जोड़ दिया जाता तो भी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की लाइफ में तो एक बहुत बड़ी कहानी होगी बताने वाली। अब उसको जितना मर्जी गाली निकालें जेडी वैंस और माइक वॉल्स वगैरह वगैरह, पीट हेग्सेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जर्नलिस्ट की तो थिक स्किन होती है, और इसमें तो उसका कोई कसूर भी नहीं है बेचारे का। ये कहना कह रहे आप जब उस ग्रुप में आपको पहले बताना चाहिए था। वो कह रहा है कि पहले 3 दिन तो मैंने सोचा मुझे टोपी पहनाई जा रही है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको तो बेचारे को क्या पता टोपी पहनाई जाती है, तो उसी का टोपी पहनाई जा रही है, जिसको मैंने कहा चने की झाड़ पे चढ़ा दिया है जी। तो उसने समझा कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आपको आजकल कोई कुछ भी भेज सकता है ना, कि आपको हमने नोबेल प्राइज़ दे दिया, आपको हमने फलाना दे दिया, और सब कुछ लगता है बिल्कुल ऑथेंटिक, है ना, तो उसने समझा मेरा भी ऐसे बेवकूफ़ बन रहा है, नहीं तो ऐसे ग्रुप में मैं कैसे आ सकता हूँ। ये तो जब उसने 11:44 पे न्यूयॉर्क टाइम 15 मार्च को पीट हेग्सेट का मैसेज देखा कि हमारे F-18 फर्स्ट स्ट्राइक F-18 की 12:30 बजे टेक ऑफ करेगी, दूसरी 1:15 बजे, तीसरी इतने बजे, 1:45 पे बॉम्बिंग हो जाएगी, फिर MQ-9 रीपर्स चले जाएंगे, ड्रोन्स, भारत भी वो खरीद रहा है थोड़े से, और फिर हमारे ग्राउंड सी बेस्ड टोमाहॉक मिसाइल्स जाएंगे, और फिर वो बातों में ये भी कहा कि वो जो टारगेट है हमारा, इसके ऊपर ट्रिगर बेस्ड अटैक होगा। ट्रिगर बेस्ड का मतलब क्या है कि आपका कोई सोर्स है नीचे, आपके प्लेन्स जब आसपास पहुंचेंगे तो बताएगा कि आपका टारगेट इस जगह में है, तो आपका जो सोर्स है वो भी आपने लीक कर दिया। अब हुदीस को पता है कि आपका सोर्स वहां पे कोई था, तो कई गरीब मारे जाएंगे, पता नहीं उनको असली सोर्स मिलेगा कि नहीं, पर कई लोगों को पकड़ के वो मार देंगे कि तू ही होगा सस्पिशन में। बट जब ये सब मालूम पड़ा उसको, तो फिर उसने कहा कि मैं देखता हूँ सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि 2-1.5 घंटे में बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। तो वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गया था, जो अमेरिका में एक लाइफस्टाइल में होता है, शॉपिंग करने जाओ, गाड़ी भर के सामान ले आओ। तो उसने कहा मैं पार्किंग में ही वेट करता हूँ, तो पार्किंग में वेट कर रहा था 2 बजे तक, 2 बजे के आस, और सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा था, तो 2 बजे के आसपास, और क्या सर्च कर रहा था सोशल मीडिया पे, यमन, सना बॉम्बिंग, अचानक 2 बजे के आसपास बॉम्ब्स फॉलिंग इन सना, यमन में आना शुरू हो गया। तब उसको समझ आया कि असली बात है। तो ये कहना कि उसके पहले रिपोर्ट करना चाहिए, तो वो रिपोर्ट करता पहले कि मेरे पास ये आया, तो हो सकता है उसका मजाक उड़ाते हैं कि बड़ा समझता है अपने आप को, हा। तो ये कुछ ऐसी बात थी। मैं समझता हूँ कि उसने जो किया वो ठीक किया। मैं भी होता, हालांकि कहने बड़ी बात है, मैं भी होता, अगर मैं भी होता तो शायद यही करता। फिर दूसरी बात ये, जो उसको जो लिबरल साइड है, लेफ्ट लिबरल साइड, उससे भी अटैक हो रहा है, क्योंकि है तो वो लिबरल, उसको जो जेडी वैंस वगैरह लोग अटैक कर रहे हैं, उसको लेफ्टिस्ट कह के अटैक कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट से उसके ऊपर अटैक हो रहा है कि तुमको जब पहले मालूम पड़ गया तो बॉम्बिंग होने वाली है, तुमने वो खबर क्यों नहीं खोली? अगर खोल देते तो ये बॉम्बिंग रुक जाती और कई जाने बच जाती, और लेकिन क्योंकि तुम यहूदी हो, तुम जूइश हो, इसलिए तुमने इसको होने दिया, तो तुम्हारी मिली भगत है। तो ये जर्नलिस्ट तो इस स्थिति में उसको दोनों तरफ से गाली कुछ ना कुछ पड़ती ही है जी। और ये पत्रकार जेफरी गोल्डबर्ग जो है, ये जूइश है और ये इजराइल की आर्मी में सर्व भी करके आया है, क्योंकि बहुत जूइश लोग ऐसे हैं जो 2 पासपोर्ट रखते हैं। जिन देशों में 2 पासपोर्ट अलाउड है, भारत में तो नहीं है, तो उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन वो एज ए सोल्जर पहले इंतफादा के समय
इसराइल में लड़ने भी गया था और इसराइल में प्रिजन गार्ड की ड्यूटी थी उसकी। और प्रिजन गार्ड वो भी उस जेल के लिए जहाँ पे इंतफादा में जो पहले पैलेस्टीनियंस को गिरफ्तार किया गया था जी। उनको रखा गया था। बल्कि उनके बारे में पढ़ रहा हूँ और उनका लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे वो एक इंतफादा के एक्टिविस्ट को मिले फ़िलिस्तीनी से, जिससे उनकी लंबी लंबी बात हुई और वो कह रहे हैं कि मुझे एक ही फ़िलिस्तीनी मिला जो कम से कम ये समझता है कि जो ज़ायनिज़्म है उसका कोई औचित्य है। और जैसे कि बात है रिपोर्टर्स लक की, तो देखिए ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें कभी कभी होती हैं। मैं अपनी बात भी दो बात बताता हूँ आपको, लेकिन बहुत पहले की। एक तो 1984 की, जो अब से 40 साल 41 साल पहले की है। जिस रात को ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा था अमृतसर में थे और हम छत के ऊपर जो हमारा होटल था वहाँ से कुछ एक्शन समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, गोलियां चल रही थी। तो हमने क्या किया हुआ था, एक अपने ट्रांजिस्टर रेडियो के ऊपर, आजकल की पीढ़ी को समझाना बहुत मुश्किल है कि वो समय था जब भारत में FM रेडियो अलाउड नहीं था, सिर्फ मीडियम वेव और शॉर्ट वेव होता था। लेकिन रेडियो सेट्स जो आते थे उसमें FM भी होता था। तो FM के ऊपर कई बार पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज, कभी कभी आर्मी, ज़्यादा नहीं आर्मी, कभी कभी वो भी बात करते थे। तो FM के ऊपर आप उनके बहुत कम्युनिकेशंस पकड़ सकते थे। तो रात भर बात चल रही है, ओ भाई हुन टैंक आ गए ने, है ना, वो जरा रास्ता खाली करा दो, रेडियां खड़ी हैं कि वहाँ पे कुछ कार्ट्स खड़े, फ्रूट सब्जी वालों के होंगे जो रात में बेचारे बंद करके छोड़ जाते हैं। लोकल पुलिस से यू हैव देम पुश बिकॉज टैंक्स आर कमिंग, सो वी न्यू। तो हमें पता लग गया कि टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसी बातें चल रही थी कि अच्छा वहाँ से सुबह जल्दी कोशिश करना, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन होनी है। तो ये बातें हम ये FM पर, उसमें कोई एक्सीडेंटली नहीं आए, वो अपने आप उसको ढूंढ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिल रहा है तो सुन रहे हैं। एक बात और ऐसे हुई थी, मुझे याद नहीं कि वो FM के ऊपर था या किसी शॉर्ट वेव के ऊपर था, क्योंकि मुझे बचपन से रेडियो में कुछ ट्रैक करने की बहुत शौक था। अच्छा। तो जैसे पुरानी हॉबीज़ तो अब ख़त्म हो गई, अब तो नई हॉबीज़ हैं जो मैं इतनी नहीं जानता हूँ, लेकिन पुरानी हॉबीज़ जैसे स्टैम्प कलेक्शन है या जैसे कॉइन्स का कलेक्शन है या पेन फ्रेंडशिप्स हैं। तो एक पहले हॉबी होती थी जिसको डीएक्सिंग बोलते थे, DXING। सो डीएक्सिंग होता था कि आप कोई रेडियो लेके, शॉर्ट वेव रेडियो खास करके, आप उसमें सर्च करिए दुनिया भर के रेडियो स्टेशंस, फिर आप सुने डॉयचे वेले। हमने डॉयचे वेले पहली बार सुना इस तरह था कि हमने ढूंढ लिया एक रात में कि वो डॉयचे वेले से टेलीकास्ट हो रहा है, जर्मन रेडियो, है ना। और ऐसे ही जापान में हो रहा है NHK, निप्पॉन होसो क्योकाई, तो पहली बार ऐसे ही सुना। फिर आप उनको चिट्ठी लिखते थे कि मैंने आपको इतने बजे आपका ट्रांसमिशन सुना। अच्छा। फिर आपको वो कुछ या कोई पिक्चर पोस्ट कार्ड भेज दिया या कोई आपको कोई बुक भेज दी। तो ये एक तरह की हॉबी चलती थी। तो ये रात में मुझे ये हॉबी थी, बहुत शौक था, तो मैं ऐसे ही रात में ढूंढ रहा था तो वो सुना पापा लीमा टू चार्ली होटल, पापा लीमा टू चार्ली होटल, एंड एक कम्युनिकेशन था और दूसरा कम्युनिकेशन था चार्ली होटल टू लीमा होटल। तो वो फटाफट समझ आ गया क्योंकि मैंने किसी को फ़ोन करके पूछा, वो कह रहे थे कि एक प्लेन मिसिंग है। और प्लेन मिसिंग फेयरचाइल्ड पैकेट था, उसने नाम भी बोला फेयरचाइल्ड पैकेट इज मिसिंग। इंडियन एयरफोर्स उस टाइम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक उड़ाती थी, उसका नाम फेयरचाइल्ड पैकेट था। पुराना था वो, 3 इंजन का था, 2 इंजन उसके ऐसे थे और एक इंजन टॉप में, और बड़ा अजीब तरह का जहाज़ था क्योंकि उसको वो कनाडा से मंगाया गया था जब चीन से हमारी तनातनी शुरू हुई थी लेट 50s में। तो क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड जाना था तो हमारे पास इतने विमान नहीं थे जो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रूप्स ले जा सके या उनके लिए सामग्री ले जा सके या उनके लिए ड्रॉप भी कर सके। तो ये अमेरिकन कैनेडियन हेल्प से एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट आया था फेयरचाइल्ड पैकेट। तो उसकी पावर और बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें 2 तो पिस्टन इंजन थे, उसके ऊपर एक जेट इंजन लगा दिया था। वो इनोवेशन थी, जुगाड़ था। तो जैसे जो हमारा नेट एयरक्राफ्ट था उसी का इंजन था, वही उसके ऊपर लगा दिया था। अच्छा। उसको ऑर्फियस इंजन बोलते थे क्योंकि भारत के पास बहुत थे, भारत में उस टाइम नेट बन रहा था, तो सोचा चलो कोशिश करो इससे शायद जो प्लेन की स्ट्रेंथ बढ़ जाए जी। तो वो उसके ऊपर लगा दिया था। उसकी फोटो आप देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। तो वो एक प्लेन मिसिंग था, तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने किसी को, मेरा कोई
मित्र था जो एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट था, और वैसे मैं मेरी जान पहचान भी बहुत थी उस समय, क्योंकि मैं डिफेंस तो शुरू से कवर करता हूँ कि यार ये पापा लीमा होटल, चार्ली होटल, ये कौन लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे बोला कि कोड है जो नॉर्मल कोड है एविएशन का, लीमा होटल इज ले, ओह पापा लीमा इज पालम, अच्छा एंड चार्ली होटल इज चंडीगढ़। ओके तो ये एयरफोर्स में बात हो रही है, उनके चंडीगढ़ का कंट्रोलर है, वो ले के कंट्रोलर से बात कर रहा है, वो दिल्ली के कंट्रोलर से बात कर रहा है, और वो ये देख रहे हैं कि एक जहाज हमारा मिसिंग है। तो उससे फिर हमने फटाफट सर्च करना शुरू किया, और फिर मालूम पड़ गया कि एक क्रैश ऐसा हुआ था। तो वो एक तरह से बड़ी स्टोरी बन गई जी। तो ऐसे कई बार इसको रिपोर्टर्स लग कहते हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता था उस समय, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अगर कोई हाईजैक हुआ होता तो फिर होता कि हाँ वो कह रहे हैं हाईजैक हो गया, किसी को बताओ, या हाईजैक हो गया तो उसको बात को पहले खोलो नहीं। तो ये रिपोर्टर्स के साथ ऐसी बातें होती रहती हैं। कुछ ऐसा ही जेफरी गोल्डबर्ग के साथ हुआ है, ये ज़रूर है, क्योंकि जेफरी गोल्डबर्ग ट्रम्प पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा आलोचक है, और जो अटलांटिक मैगजीन है वो भी एक तरह से एडवर्सरियल मैगजीन है, बहुत अच्छी मैगजीन है और एडवर्सरियल है, इसलिए इसमें एक एडिशनल एज हो गई है, इसमें एक और धार हो गई है। जी शेखर, अगले 2 सवाल ट्रम्प से जुड़े हुए हैं। विशाल कुमार यादव पूछ रहे हैं कि ट्रम्प के टैरिफ पर भारत की तरफ से कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं देना एक सही निर्णय लगता है? डिप्लोमेसी कोई मीडिया में पॉइंट स्कोर करने वाली चीज़ तो नहीं है, वो बोल रहे, पर लेकिन भारत ने जिस तरह से कुछ आइटम्स पर टैरिफ कम किया है वो पॉलिसी से ज़्यादा नीजक रिएक्शन लगते हैं। क्या मोदी सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ है? देखिए, कुछ हद तक तो सारी दुनिया किंग कर्तव्य विमूढ़ है। मैंने बहुत दिनों के बाद ये जी, विशाल जी हमें हिंदी में ही ये सवाल भेजते हैं, उन्होंने ही ये इसे शब्द यूज मैंने या तो किया अपनी है। हिंदी की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था बहुत साल पहले, और या फिर जब हमारे नाना हमको रामायण सुनाया करते थे तब से याद है ना? तो सारी दुनिया इस समय असमंजस में पड़ी हुई है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि ये किस तरह की बला आ गई, इसका क्या करें। तो देखिए, अब भारत ने जो अक्लमंदी की बात की है वो ये कि हर चीज़ में आपको नेशनलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में हर किसी से लड़के तो रह नहीं सकते। चीन से आपकी सिरकाटे की लड़ाई है, पाकिस्तान से आपकी सिरकाटे की लड़ाई है, रूस का भरोसा नहीं है, लगता है कि वो चीन का बिल्कुल नंबर 2 हो गया है इस टाइम। अमेरिका से और पश्चिमी देशों से आपका कुछ समय से बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में इस समय खींचातानी है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक और दुश्मन बनाना तो ज़रूरी नहीं है। तो आप उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि कैसे वो डेवलप होती है। अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, इंग्लिश में कहता तो उसको समझाना पड़ता मुझे, और ये चीज़ें अनुवाद करते करते अपना मीनिंग छोड़ देती हैं। कि हिंदी में कहते हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, है ना? तो अभी यही देखने का मौका है। लेकिन जहाँ टैरिफ हमारे थे ज़्यादा, और पता था कि ट्रम्प को पिछली बार भी उनसे तकलीफ थी, जैसे हार्ले डेविडसन है, तो वो कम किया। ये जैसे डक मीट है, अब भारत में कितना डक मीट बनता है। आप अपनी पोल्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहें, चलो मैं समझता हूँ, आपके चिकन को, एग्स को, लेकिन डक मीट तो इंडिया में इतना बनता भी नहीं है। और जिस तरह का डक मीट इंपोर्ट होके आता है, खास करके फोग्रा, मुझे पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, फ्रेंच है, जो डक के लिवर से बनाते हैं, वो एक अलग तरीका होता है कि डक को बार बार खिला खिला के उसका लिवर इतना बड़ा हो जाता है, फिर उसका लिवर निकाल के टर्की का, डक का, उससे बनाते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा कर दी थी, जो कि बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं भारत में। तो वो बिना बात ज़्यादा की थी। हमारे यहाँ जो टैक्सेस लगते हैं ना, कई बार समझ नहीं आती। मैं सुबह ही पढ़ रहा था और देख भी रहा था कि ड्रोन है, कि अगर ड्रोन में कैमरा नहीं है तो इतना टैक्स है जीएसटी, ड्रोन में कैमरा है तो इतना टैक्स है जीएसटी। अब पता नहीं कलर कैमरा होगा तो कुछ और होगा, तो अलग अलग हमारे लोग ऐसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो वो प्रोएक्टिवली मोदी सरकार ने किया, तो हो सकता है वो नी जर्क भी हो, लेकिन वो एक रियलिटी चेक भी था कि इस बार ट्रम्प 4 साल सत्ता में पूरी मेजॉरिटी लेके आया है दोनों हाउसेस में, अब वो मुश्किल होने वाला है। प्लस इस समय वो पूरा मेगा का अपना मैनिफेस्टो लेके आया है, जो कि वो साफ कह रहा है, और अगर वो कनाडा के खिलाफ इसको यूज़ कर सकता है, जर्मनी के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, तो आप कौन है ना?
आप फिर क्या बोलेंगे? बोलेगा आप बोले, आप क्या बोलेंगे? हम आपके हैं कौन, है ना? आप तो उनके कुछ नहीं है उनके मुकाबले में। जी। तो फिर ये बातचीत करते रहना और कुछ एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है और अक्लमंदी भी है, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्यूटीज़, वो टैरिफ कह रहा है तो लोगों का अभी टैरिफ चढ़ गया है, लेकिन ये कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं। जो हमारे यहाँ आर्थिक सुधार हुआ था 1991 से, उसमें से उसका एक तो था कि लाइसेंस कोटा राज खत्म हुआ, लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ थी कि टैरिफ्स को कम किया गया। हमने कस्टम्स ड्यूटी को कम किया गया, 300%, 400% ऐसे हुआ करती थी। उससे आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले। आपकी अब इंडस्ट्री तो बनी नहीं, सब लोग, कोई अंकल बाहर से आ रहा है, आंटी बाहर से आ रही है, मेरे लिए फ़ोन ले आना, फ़ोन तो चलो बाद में शुरू हुआ, मेरे लिए एक ट्रांजिस्टर ले आना, मेरे लिए एक 2-in-1 ले आना, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन शुरू हुए, डिफरेंट टाइप में डिफरेंट चीज़ें, मेरे लिए एक AC ले आना। एक वो भी समय था जब हम देखते थे कि बैगेज बेल्ट पे एयरपोर्ट पे जब कोई विदेश से फ्लाइट आती थी तो इतने बड़े बड़े डायपर्स के बॉक्सेस आते थे। ये क्यों कि इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया में बहुत महंगे मिलते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मैं अपने नेफ्यू के लिए, नीस के लिए, तो 8-8 बॉक्सेस लोग डायपर्स के लाते थे, क्योंकि हमारी कस्टम्स ड्यूटी बहुत हाई थी। फिर कस्टम्स ड्यूटी कम की गई, पहले मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने की, उसके बाद चिदम्बरम ने की जब गौड़ा गुजराल वाली सरकार थी, फिर यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह ने की, तो हमारी ड्यूटीज़ काफ़ी कम हो गई थी। पिछले 10-12 साल से दोबारा से हमने बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इसमें बताता हूँ 2 लाइन में, कि जब 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म शुरू किया था, लाइसेंस कोटा राज हटाया था और कस्टम्स ड्यूटीज़, जिसको टैरिफ्स कहते हैं, टैरिफ्स कम करने शुरू किए थे, तो भारतीय जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत घबरा गए थे कि विदेशी आ जाएंगे, बहुत कंपटीशन हो जाएगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो राहुल बजाज हमारे मित्र थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको कहते थे बॉम्बे क्लब। अच्छा। क्योंकि बॉम्बे में तब इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादातर थे, तो उन्होंने मिलके एक लॉबी ग्रुप बनाया कि सरकार से बोले कि ये सारा जो रिफॉर्म कर रहे हो इसको थोड़ा डिले कर दो, कि अभी हमें तो एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, 10, 15, 20 साल लगाओ, हम तब तक ठीक हो जाएंगे तो कर लेना। ये बड़ी बात जिसकी दाद देनी पड़ेगी कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, हालांकि उनकी अल्पमत में सरकार थी, वो उस दबाव में नहीं आए, और वो उसमें नहीं आए इसीलिए भारत की इंडस्ट्री और भारत की इकोनॉमी इतनी कॉम्पिटिटिव भी हुई और इतनी ग्रोथ भी हुई। अब ये कहना उस समय कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाएगी अगर आपने टैरिफ कम किए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण बजाज ऑटो है। जब राहुल बजाज ने बॉम्बे क्लब बनाया, तब बजाज के स्कूटर के लिए 10-10, 12-12, 15-15 साल की वेट होती थी। मैंने भी जब पहला अपना 2 व्हीलर लेना था तो हमने कहा जी बजाज तो मिल नहीं सकता, क्योंकि बजाज के लिए पहले वेस्पा बोलते थे, फिर बजाज, या तो आप बुकिंग कराओ तो आपको 12-14 साल में नंबर आएगा जी, या चीफ मिनिस्टर कोटा से लेके आओ। चीफ मिनिस्टर के पास कोटा में 3-4 होते थे जो अपने जो फेवरेट पत्रकार थे सीनियर उनको देता था। हमारी तो औकात भी नहीं थी जाके मांगने की, हम मांगते भी नहीं। तो उस स्थिति से बजाज ऑटो को एकदम कंपटीशन फेस करना पड़ा, क्योंकि दुनिया भर के स्कूटर बारी बारी आ गए। आज देखिए बजाज ऑटो कितना अच्छा कर रहा है। स्कूटर भी आप जब मर्जी खरीद सकते हैं और आपके पास 15 स्कूटर्स का ऑप्शन है। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आ गए, बजाज का भी इलेक्ट्रिक आ गया है। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अपनी फाइनेंस कंपनी भी बना दी है। तो जो लोगों ने रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया, उन सबको फ़ायदा हुआ। और मैं सोचता हूँ कि ये जो एक गलत टेंडेंसी आ गई थी 2014 से कि आप टैरिफ बढ़ाए जाओ, क्योंकि एक पुरानी जो बुरी आदतें होती हैं तो वापस आती ही हैं। कुत्ते की दुम नलकी से निकालो तो फिर से मुड़ जाती है, सब जानते हैं। तो वो पुरानी आदतें हैं हमारी पॉलिटिक्स में कि प्रोटेक्शन दो जी। तो उस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से कि प्रोटेक्शन देंगे तभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया, हमारे लिए दाम बढ़ गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बढ़ी। जो हमारी जीडीपी का प्रतिशत है मैन्युफैक्चरिंग, वो पिछले 10 साल में कम हो गया है। जहाँ तक मुझे याद है करीब 17% से अब 12-13% हो गया है, तो वो नहीं बढ़ा। तो ये वही वाली बात है, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। तो अब मैं तो ये सोचता हूँ कि ये ट्रंप के प्रेशर से और ट्रंप के डर से
मैं डर कहना नहीं चाहता, लेकिन चलिए ठीक है, डर से कह लीजिए, कम से कम भारत को एक बार फिर से टैरिफ कम करने पड़ेंगे, जो एक तरह का रिफॉर्म होगा। जी उससे कंज्यूमर को फ़ायदा है और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा है, क्योंकि भारत का जो पूंजीपति है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको अब लगेगा कि मुझे भी अपने ऑपरेशन को और एफिशिएंट करना है, मुझे और कंपटीशन करना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है। जी शेखर, आज का आखिरी सवाल हितांश ठाकुर का है। वो बोल रहे ट्रंप का कहना है कि उनके टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन अन्य देश इसे अमेरिका से दूर रहने के संकेत के रूप में देखते हैं। कनाडा और मेक्सिको जैसे देश व्यापार को जारी रखने के लिए अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के बजाय ये टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को परमानेंटली डैमेज करेंगे, जहां अन्य देश अमेरिका को अपनी ट्रेड बुक से हटा देंगे? या क्या अमेरिका इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज करना नहीं किया जा सकता और ट्रंप इस युद्ध को जीत जाएंगे? इस ट्रेड वॉर के अंतिम परिणाम के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वॉर तो बहुत अच्छी होगी, और इसमें अगर मेरे को कोई ऑप्शन हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या करना चाहेंगे, तो मैं खाता नहीं हूँ इतना पॉपकॉर्न, पर मैं इतना बड़ा पॉपकॉर्न लाके, क्योंकि ये तमाशा होने वाला है जी। अगर आप किसी भी प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का, ट्रेड का पढ़ें या राजनीति का भी पढ़ें, तो ये ट्रंप ये युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि जो आप प्रिंसिपल, सिद्धांत जिन सब पे चल रहे हैं वही सब गलत है, तो हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन उसकी संभावना कम है। अभी आप देखें, जैसे लोगों को मैं पढ़ता हूँ, जिनको मैं सीरियसली लेता हूँ, चाहे वो फरीद ज़कारिया हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो, फाइनेंशियल टाइम्स में मार्टिन वुल्फ, बड़े बड़े लोग लिखते हैं, कनाडा में अखबार हैं, यूरोप में और हैं, सबको मैं पढ़ता हूँ। इकोनॉमिस्ट मैं देख रहा हूँ, पॉल क्रुगमैन का बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट है, कोशिश करूँगा मैं आपको एक उसका लिंक दे दूँ, पूर्वा दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इस सबको अगर आप देखें तो ये इस तरह से नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप बोलें कि मैं बाहर से इंपोर्ट नहीं आएगा, इतना महंगा हो जाएगा, तो जब महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन तो आपके लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टम्स ड्यूटी होती है, टैरिफ, वो तो इंपोर्टर देता है ना, वो एक्सपोर्टर नहीं देता है। भारत से जो आदमी एक्सपोर्ट करेगा, मान लीजिए भारत से आप ये फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ट्रंप, क्योंकि भारत के बने हुए फ़ोन करीब $10 बिलियन के अभी जा रहे हैं अमेरिका में, तो वो कहता है इसके ऊपर 20% ड्यूटी है। तो अगर 20% ड्यूटी है तो भारत नहीं देगा ना उसको, भारत का जो मैन्युफैक्चरर है वो तो नहीं देगा जी। वो तो जिसने वहाँ पे इंपोर्ट किया वो देगा, वो अपनी पॉकेट से नहीं देगा, वो इसको जिसको बेचेगा उसको पास ऑन करेगा, तो इसका दाम वहाँ के मार्केट में बढ़ जाएगा। तो कब तक कंज्यूमर ये सफ़र करेगा, और इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपका जो इंटरेस्ट रेट घटाने की साइकिल आपने शुरू किया है वो फिर रुकेगी। अभी भी पिछली बार जो फेड ने वहाँ पे इंटरेस्ट रेट फर्दर कट नहीं किए, हालांकि उम्मीद थी, क्योंकि उनको भी डर है, अंदेशा है कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, फिर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, फिर आप कैसे संभालोगे इस सारी बात को? जी। अब अगर आप सोचते हो कि सब लोग आके फैक्ट्रियाँ बना के आपके यहाँ ये चीज़ें बनाएंगे, तो वहाँ कार बनाने की फैक्ट्री लगाना या फ़ोन बनाने की फैक्ट्री लगाना, ये काम को 1 महीने में 2 महीने में तो नहीं होने वाला, 1 साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। जी। 2 साल तक तो ट्रंप जो अमेरिका में सिस्टम है लेम डक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो सेकंड टर्म है, तीसरी टर्म हो नहीं सकती, और वैसे भी 80 साल के हो जाएंगे, और 2 साल के बाद वहाँ पे मिड टर्म्स होंगे, तो कांग्रेस वगैरह इसके चुनाव होते हैं आधे लोग, तो उसमें हो सकता है कि मेजॉरिटी रहे या ना रहे, और तब तक अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोग भी नाराज़ हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, ये ट्रंप पुतिन नहीं बन गए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी भी मेजॉरिटी हो, उसकी वो पावर नहीं होती जो पुतिन की होती है। दुनिया में मैं जानता हूँ जितने स्ट्रॉन्गमैन रूलर्स हैं, सब कहते हैं मैं भी पुतिन, सब पुतिन बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में एक ही पुतिन है, कोई और पुतिन नहीं बन सकता है। एक पुतिन है, एक शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग के ऊपर भी कुछ कंट्रोल्स तो नहीं है, लेकिन उसको भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में। पुतिन की डिक्टेटरशिप उससे भी आगे है, लेकिन पुतिन तो एक ही है। कोशिश बहुत करते हैं, एर्डोगान भी कोशिश कर रहे हैं मैं पुतिन बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।